जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 का सेकंड लास्ट टॉपिक है एल्यूमिनियम, रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम, कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम। सही है, तो हम लोग इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों को वन बाय वन करके सीखेंगे। तो पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एल्यूमिनियम के बारे में। अपना अक्रेंस के हिसाब से क्या जानते हैं, तो बोरोन के बाद जैसे हमने बोरोन पढ़ा है ऐसे ही हमने एल्यूमिनियम पढ़ना है। ठीक है, एल्यूमिनियम मेटल है, बोरोन क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, एल्यूमिनियम क्या है, मेटल, और बोरोन नॉन मेटल है, इसीलिए इसमें ट्रेंड जरा डिफरेंट है। तो हम कहते हैं इट इज अ reactive metal, hence don't exist in pure and independent state। ना ये प्योर हालत में होती है और ना ये इंडिपेंडेंट हालत में, यानी कि आपको मिलती है अलहदा से, जैसे हीलियम वगैरह है वो एग्जिस्ट करते हैं। इट एग्जिस्ट मोस्टली इन सिलिकेट एंड ऑक्साइड फॉर्म के एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के सिलिकेट्स या रॉक्स चट्टानों में बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो उस फॉर्म में होती है, या फिर ये किस फॉर्म में होती है, ऑक्साइड की फॉर्म में। एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने मशहूर मरूफ पढ़ा हुआ है, एल्यूमिना जिसे कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं, वो ज्यादा उस फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, अब थोड़ी सी इसकी हम लोग देख रहे हैं अकरेंस। थोड़ा सा पहले भी डिस्कस कर दिया था, मैं फिर से डिस्कस कर देता हूं कि ये कहां ज्यादा मौजूद होता है। इट इज मोस्ट abundant metal after silicon and oxygen at अर्थ क्रस्ट। इसका मतलब है सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो हमारे पास चीज है वो क्या है भाई, एल्यूमिनियम। ठीक हो गया, यानी कि सबसे पहले तो हमारे पास ऑक्सीजन का नंबर है ना, फिर सिलिकॉन का है, फिर एल्यूमिनियम का। सही हो गया, तो ये हमारे पास ट्रेंड हमें पता है इसकी अकरेंस के हिसाब से। दूसरी बात, अगर रॉक्स वगैरह में हम लोग देखें तो ये एल्यूमिनियम सिलिकेट्स में पाए जाते हैं। किस हालत में पाए जाते हैं, एल्यूमिनियम सिलिकेट्स में पाए जाते हैं। दे आर प्रेजेंट इन आउटर पोर्शन ऑफ रॉक्स। हाँ जी, आउटर पोर्शन ऑफ रॉक्स, रॉक्स के बैरूनी, प्रेजेंट इन आउटर पोर्शन या रीजन ऑफ rocks in the form of aluminium silicates। एल्यूमिनियम के सिलिकेट्स जो हैं वो बनाकर ये आउटर पोर्शन में, यानी कि रॉक्स की बैरूनी जो ज्यादा बाहर वाली हैं, इंटरनल वाली तो उसमें ज्यादा कोयला वगैरह और ये वो इस तरह की चीजें निकलती हैं ना। ठीक है, तो लेकिन ये वाली जो है वो क्या नाम से बोलते हैं, आउटर पोर्शन में ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं। अब इसके जो मिनरल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट बुक में टेबल दिया हुआ है, वो एज इट इज टेबल आपने कर लेना। जैसे उसके अंदर फेल्डस्पार है, माइका है, क्याओलिन है, ये सारे एमसीक्यू में आते रहते हैं कि किसको जो विच वन इज द अपना ओर ऑफ एल्यूमिनियम। तो ये एज इट इज टेबल आप रीड आउट करेंगे और उसके नाम ऐसे ही लर्न बाय हार्ट यानी कि याद करेंगे। सही है,
हम लोग जो बेसिक चीज है इसकी वो रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। रिएक्शंस ऑफ एल्यूमिनियम, रिएक्शंस ऑफ एल्यूमिनियम। अब जो एल्यूमिनियम के रिएक्शंस हैं बेसिकली वो बड़े इजी से हैं, ठीक है, और उसमें बड़े इंपॉर्टेंट उसके जो है वो रोल भी है। पहला, विद एयर, पहला क्या है, हवा के साथ इसका रिएक्शन है, ठीक है जी। तो आपने सुना है हमेशा ये जो दरवाजे खिड़कियां वगैरह हैं ये किसकी बनी होती हैं, एल्यूमिनियम की। पहले किसकी बनी होती थी, लोहे की। अब लोहे को एल्यूमिनियम के साथ रिप्लेस करने की चंद वजूहात समझे। वजह नंबर 1, लोहे की जो अपना डेंसिटी कह लें या मैस कह लें ज्यादा होता है, हैवी होता है। एल्यूमिनियम हल्का होता है, लोहे का मैस 56 है, एल्यूमिनियम 27 है, इसलिए एल्यूमिनियम का खिड़की जो है वो अपना लोहे की खिड़की से हाफ हल्की होगी, यानी कि वो 10 kg की है या 5 kg की होगी या उससे भी कम होगी। दूसरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, लोहे को जंग लगता है, एल्यूमिनियम को जंग। लोहे की जो स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है एल्यूमिनियम की भी वैसे बल्कि उससे भी बेहतर है। यानी कि गाड़ियों की जो मतलब कि बॉडी है वो पहले लोहे की बनती थी, अब उससे हल्की आ गई है, यानी कि लाइट इन वेट है और पूरी स्ट्रेंथ भी मेंटेन करनी है तो फिर एल्यूमिनियम की बना दो, ठीक है, इस तरह की चीजों की बना दो। तो वो क्यों बनाते हैं, असल में उसका एयर के साथ कनेक्शन है, असल में उसका एयर के साथ कनेक्शन है। तो सुनिएगा, पहला मैं बोल देता हूं लो टेम्परेचर पे, फिर मैं जरा हाई टेम्परेचर पे, फिर इस तरह करके चलते हैं तो थोड़ा सा आगे इसे बनाते हैं। तो सुनिएगा, ऐसे कह लो एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है। When aluminium is exposed to air in moisture, it forms its oxide Al2O3, which gives a compact layer which prevent aluminium from further attack of environment, यानी कि ये क्रोजन से उसे बचाती है। फर्दर अटैक ऑफ एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है कि ये उसे कहां से बचाती है, क्रोजन से बचाती है। अब सुनिएगा, ये हवा में क्या बना देती है, कॉम्पैक्ट लेयर बना देती है, एक सॉलिड लेयर बना देती है। जब सॉलिड लेयर बन जाएगी, आपने पढ़ा हुआ है क्रोजन दो किस्म का होता है, एक बेनिफिशियल क्रोजन होता है और एक सैक्रिफिशियल अपना जो है वो दूसरा क्रोजन होता है जिसका नुकसान होता है, ठीक है, मतलब जो हमें डिके करता है। ये वाला क्या करता है, ये जैसे ही हवा में जाएगा अपने ऊपर क्या बना लेगा, एक कॉम्पैक्ट लेयर बना लेगा, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी कि यहां पर लेयर किसकी बन चुकी है, Al2O3 की, ठीक है। और याद रखें ये वाला क्या है, वाटर इनसॉल्युबल। ये क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल, इसमें पानी में हल नहीं होना। तो इसका मतलब एल्यूमिनियम की खिड़की या विंडो जो भी हम लोग दरवाजा या कुछ भी लगाएंगे, जब एनवायरनमेंट में लगाएंगे उसमें मौजूद ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये क्या बना देगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। लेकिन जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है तो वो बदले में क्या करेगा, जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा उस पर ऊपर अब एनवायरनमेंट का कोई असर, क्यों, इसने उतरना ही नहीं, क्यों, ये वाटर सॉल्युबल ही नहीं। तो सबसे जो ज्यादा अपना खराबी होती है ना, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम काज करता है वो कौन सी चीज काज करती है, जो वाटर सॉल्युबल बन जाते हैं, जो वाटर सॉल्युबल बन जाते हैं, ठीक हो गया। अब देखिएगा, अच्छा
अब इसमें ना इसका फायदा क्या है, जैसे मैंने फायदा अभी बोला है, मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूं। हेंस एल्यूमिनियम शीट्स आर क्रोयन फ्री। एल्यूमिनियम शीट्स क्या होती हैं? क्रोयन फ्री। क्रोयन की इनको टेंशन नहीं होती, जंग नहीं लगता, इसमें एनवायरनमेंट का इफेक्ट शामिल नहीं है। इस वजह से हम लोग इसे बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल समझते हैं इसका एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, इसका डिके नहीं होता, हमें नुकसान नहीं होता, जितनी एल्यूमिनियम लगी होती है उतनी ही मौजूद रहती है। ठीक है, अब सुनिए, एट हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर जरा हाई होगा तो इसका एयर के साथ क्या ट्रीटमेंट होगा, तो सुनिएगा। हम क्या कहते हैं, इफ पाउडर्ड एल्यूमिनियम is treated with air at high temperature of about 800 डिग्री सेल्सियस के 800 डिग्री सेल्सियस जरा टेम्परेचर थोड़ा सा हाई वाला है। ठीक है, जब इसके साथ एयर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, then it form oxide by reacting with air, oxygen, and also give nitride by reacting with nitrogen gas respectively। यहां से हमें समझ आया कि ये ऑक्सीजन से भी रिएक्ट कर लेती है और नाइट्रोजन से भी रिएक्ट कर लेती है। सही हो गया नहीं? क्या मतलब है इसका, जरा मतलब थोड़ा सा और डिटेल से सुनना चाहते हैं। यानी कि एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, क्या बना जी? Al2O3। फिर एल्यूमिनियम है, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया, क्या बना जी? Aln। एल्यूमिनियम नाइट्राइड, इसमें तो जरा यहाँ पे सिंपल सी बात है ना, अब इसे बैलेंस करना हो ना, यहाँ पे लगेगा 2 है ना, ये 3 है, तो इधर लगेगा 2, इधर लगेगा 3, तो ये 2 2 आर 4, तो ये क्या बन गया? 4। यहाँ पे N2 होती है, इसे आपने 2 करना है, तो जब इसे 2 करना है तो इसे भी क्या करना पड़ेगा? 2। तो यहाँ पे 2 करोगे तो यहाँ पे भी 2 करो। लेकिन यहाँ पे ना एक चीज याद रखनी है, ये भी एक्सो है, इसका बनना भी एक्सो है, इसका बनना भी एक्सो है, लेकिन नीचे वाले में एक इफेक्ट और है, नीचे वाले में एक इफेक्ट और है, ये बहुत अच्छे किस्म की लाइट निकालता है, इंटेंस लाइट निकालता है। ठीक है, अब सुनिएगा, मैं साथ में लिख देता हूं। ठीक है, दिस रिएक्शन इज accompanied by the evolution of high amount of heat and intense white light, और सफेद किस्म की लाइट बहुत ज्यादा इंटेंसिटी की निकलती है। इसका मतलब कि एक्सोथर्मिक भी है और फ्लैश भी क्रिएट करती है, इंटेंस किस्म की वाइट लाइट भी निकालती है। अब वाइट लाइट का भी यूज कर सकते हैं हम लोग, और इसको हम लोग हीट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके यूजेस
ठीक है ना। इस एयर के साथ रिएक्शन के फायदे, सबसे पहले एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन फ्लैश लाइट, फोटोग्राफी। जो आप फ्लैश लाइट मारते हैं ना, ठीक है, फोटो अपना लाइट बनाने के लिए, पैदा करने के लिए, ताकि आपकी जो मुंह की जो नैशी है वो छुप जाए और चमक पैदा हो और आप लोगों को जो है वो बोरिक एसिड का इफेक्ट मुंह पे नजर आए, ठीक है। तो वो फ्लैश लाइट मारने के लिए जो आप पीछे से रिएक्शन करवाते हैं, वो असल में क्या होता है, आप एक करंट देते हैं उसे, यानी कि हाई एनर्जी देते हैं। वो कितनी होती है, तकरीबन उसका टेम्परेचर आपको पता है कितना होता है, 800 डिग्री सेल्सियस। 800 डिग्री सेल्सियस तो हम लोग नहीं उधर टेम्परेचर हीट अप तो नहीं कर सकते। वो जो फ्लैश करंट है, वो करंट मिलता है उससे। तो उधर मौजूद ना एल्यूमिनियम किसके साथ रिएक्ट करती है, मौजूद ऑक्सीजन के साथ। तो वो क्या प्रोड्यूस करती है, चमक प्रोड्यूस करती है। वो चमक से साथ ही हम लोग पिक्चर कैप्चर कर लेते होते हैं। अब सुनिए, ड्यू टू हाई exothermativity, it is used in थर्माइट प्रोसेस। थर्माइट प्रोसेस है वो प्योरिफिकेशन ऑफ आयरन के लिए यूज करते हैं ना, वो मेल्ट करते हैं, उसमें रिएक्शन करवाते हैं, हीट अप करवाते हैं। तो वो थर्माइट प्रोसेस जितने भी हैं जो आपके सिलेबस में से निकल गया ना चैप्टर नंबर 6 में से, प्रिपरेशन ऑफ आयरन, रॉट आयरन बनाना, प्योर आयरन बनाना, उसमें से जो मटेरियल है निकालना, उसे निकालने के लिए उसे मेल्ट करना पड़ता है, मेल्ट करने के लिए हीट देनी पड़ती है। वो हीट कहां से लेते हैं, जारी बात उसमें एल्यूमिनियम भी डालते हैं ताकि एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे, वो एक्सोथर्मिक है और वो काम करेगा। और इसका एक और फायदा भी है, ठीक, इसने ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करना है और किसके साथ करना है, नाइट्रोजन के साथ भी करना है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, तीसरा इसका फायदा क्या, ड्यू टू कंबाइनिंग एबिलिटी विद ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, it is used to remove air bubbles from molten metal like iron. like iron, ये बेस्मराइजेशन प्रोसेस और ये वाले जो सारे प्रोसेस होते हैं ना अपना प्यूरिफिकेशन ऑफ आयरन वगैरह के लिए, तो उसमें यूज होता है। तो पहला एक फायदा इसका रिमूवल ऑफ एयर बबल्स, क्योंकि एयर बबल्स अगर हो, जैसे आप लोग शीशे का गिलास लेते हैं ना पानी पीने वाला, तो अगर तो बिल्कुल अच्छे वाला हो, ऐसे शीशा साफ नजर आ रहा है, और बाद का आप घटिया वाला लेना तो उसके अंदर एक आध बबल ऐसे शीशे के अंदर ही फंसा होता है, वो बड़ा बुरा सा लग रहा होता है, और उसके गैप की वजह से उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ऐसे आप लोहे की शीट बनाए ना एक, अगर उसके अंदर बबल्स आ जाए तो बबल्स का मतलब उसके अंदर गैप आ गया, गैप का मतलब वो वीक होगी स्ट्रेंथ उसकी, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कि ये अब आयरन अच्छा नहीं रहा, ठीक है। तो वो आयरन को प्योरीफाई करना होता है हमने, उसमें से एयर बबल्स रिमूव करने होते हैं, क्योंकि बबलिंग के साथ पहले खुद ही तो एयर डालते हैं उसके अंदर सारे नाइट जो है ना वो कंपाउंड्स वगैरह निकलवाने के लिए। तो अगर उसके अंदर एयर इंटेंगल्ड रह गई तो फिर तो काम खराब हो जाएगा। तो फिर हम उसमें ये डालते हैं ना, एल्यूमिनियम भी डालते हैं, ताकि जो ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करे और उसके साथ भी रिएक्ट करके उसके ऑक्साइड बना के उसी के अंदर ही मिक्स अप हो जाए, ठीक है, ताकि वो जो ऑक्साइड्स के बबल्स हैं ना, वो बबल्स वगैरह वो खत्म हो जाए और उसे स्ट्रेंथ बढ़ाएं इसकी, ठीक है। फिर एक्सोथर्मेटिविटी इसकी है दूसरी, उसकी वजह से हम लोग इसके मेल्टिंग वगैरह में थर्माइट प्रोसेस में यूज करते हैं। फिर फ्लैश लाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं, क्योंकि इससे लाइट बहुत ज्यादा इंटेंस किस्म की क्रिएट होती है, जिस वजह से हम लोग इसे फोटोग्राफी में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये पहला इसका रिएक्शन है एल्यूमिनियम का, जिसके इतने फायदे हैं, जिसके इतने फायदे हमने आपको बता दिए। अब दूसरे रिएक्शन और तीसरे फर्दर रिएक्शंस की तरफ जा रहे हैं। एयर के बाद हम हैलोजेंस के साथ हम या अपना नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन हम इसका पढ़ते हैं, ठीक है।
क्योंकि ये मेटल है, नॉन मेटल के साथ काफी बात है, क्या बनाएगी, साल्ट बनाएगी उसकी, और क्या बनाना है इसमें, ठीक है। अब दूसरा हम पढ़ने लगे, रिएक्शन विद नॉन मेटल। रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, लीजिए नॉन मेटल्स के साथ ये रिएक्शन करके क्या बनाएगी, उसी के रेलेवेंट क्या बनाएगी, साल्ट बनाएगी। देखिए, हीटेड एल्यूमिनियम react with non-metals like ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी नॉन मेटल ही है, लेकिन ऑक्सीजन से तो स्पेशली ऑक्साइड बनने, वो तो बना दी हमने, लाइक हेलोजन है, सल्फर है, उसके बाद हाइड्रोजन है, वगैरह वगैरह, टू फॉर्म इट्स कंपाउंड्स एंड गिव एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि अपना जो एल्यूमिनियम है ना जी, वो रिएक्टिव मेटर है, इस वजह से वो एक्सोथर्मिक की रिएक्शन देगी, बहुत ज्यादा विग्रस रिएक्शन देगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। मसलन एल्यूमिनियम है, वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रही है, क्या बनाएगी, AlCl3। मसलन एल्यूमिनियम है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी, क्या बनाएगी, AlH3 बनाएगी, सही है। अब यहां पे अगर बैलेंस करना है तो वो मामला इधर 2, इधर 3, इधर 4, ऐसे इधर 2, इधर 3, इधर 4, ठीक है। तो इससे हम लोग सिंपली क्या नाम देते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसका मतलब है हेलोजन के साथ रिएक्ट करके वो क्या बना रही है, हैलाइड बना रही है, और ये क्या बनेगा, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यानी कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड बनाती है और हेलोजन के साथ रिएक्ट करके हैलाइड्स बनाती है। सिंपल सी इतनी सी बात है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। तो इधर भी आप हीट कह सकते हैं, इधर भी आप हीट कह सकते हैं, यानी कि ऐसे बना दें या ऐसे लिख दें, दोनों बातें आप लोगों को हमने सेम बताई गई है, दोनों बातें सेम है, ठीक हो गया, ओके। अब है जी, क्योंकि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर है, ना एसिडिक है ना बेसिक है, वाटर इनसॉल्युबल होता है, अगर सॉल्युबल करवा भी दें या एसिड या बेस में रिएक्ट करवा भी दें तो ये एम्फोटेरिक है, इस वजह से इसके रिएक्शन एसिड के साथ भी होंगे और बेस के साथ भी होंगे। तो पहले रिएक्शन विद एसिड पढ़ने लगे, रिएक्शन विद एसिड्स, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एल्यूमिनियम इज एम्फोटेरिक इन नेचर। ये क्या होती है, एम्फोटेरिक होती है, हेंस it react with acids as well as bases। ये एसिड्स के साथ भी रिएक्शन करना पसंद करती है और बेस के साथ भी वैसे ही रिएक्शन करेगी जैसे ये एसिड के साथ कर रही है, ठीक हो गया। अच्छा, पहला विद HCl, इसके साथ ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो है वो डाइल्यूट के साथ स्लो रिएक्शन करेगी, कंसंट्रेटेड के साथ फास्ट रिएक्शन करेगी, सिंपल सी बात। तो सुनिए, एल्यूमिनियम रिएक्ट स्लोली
with dilute HCl and react fastly with concentrated HCl to form halides। क्या बना देती है? हैलाइड्स। और साथ में क्या निकलती है? एंड हाइड्रोजन गैस। क्योंकि आपको एक बात पहले से याद है कि जो एसिड होता है वो जब मेटल से मिलता है तो वो क्या बनाता है? साल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस निकालता है। सही है ना? एसिड जब भी किसी मेटल से मिलता है साल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करवाता है। तो इसलिए ये जरा सुने, यहाँ पे एल्यूमिनियम, यहाँ पे कंसंट्रेटेड HCl हीटेड फॉर्म में, तो यहाँ पे बनेगा क्या? AlCl3, साथ में क्या निकल गई? हाइड्रोजन गैस निकल गई। अब इसे अगर बैलेंस करना है तो इधर लगेगा 2, इधर लगेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ पे तो लग गया ना 2, 3 है, 3 हाइड्रोजन है, तो उधर कितना लगेगा? 2 लगेगा। तो इसे डबल करना पड़ना है ना, यहाँ पे आएगा 2, ये आ गया 2 और ये 3। अब ठीक है, कलरिंग 3 है, 3 2 6, यहाँ पे कुछ 6 लगाने पड़ेगा। सही है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन थे ना 3, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, उसे भी बैलेंस करना है, तो फिर उसकी बैलेंसिंग के चक्कर में ये हमें ये करना पड़ा। तो HCl के साथ एल्यूमिनियम रिएक्ट किया तो क्या बनाया? हाइड्रोजन गैस। अब कोई एसिड बदल दें, दूसरा है विद H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब हमने देखना है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन किस फॉर्म में करती है। ठीक है, जैसे हमने देखा है ना HCl के साथ रिएक्शन कर रही है, तो HCl के साथ हमने कहा डाइल्यूट फॉर्म में अगर रिएक्ट करे तो स्लो रिएक्शन है, लेकिन कंसंट्रेटेड फॉर्म में करे तो कौन सा रिएक्शन देती है? विग्रस रिएक्शन, यानी कि फास्ट रिएक्शन देती है। ठीक है जी। अब हमने देखना है क्या H2SO4 के साथ भी ऐसा मामला है या नहीं है। ठीक है जी, तो सल्फ्यूरिक एसिड में यूं है कि ये डाइल्यूट के साथ नहीं रिएक्ट करती। ठीक है, हम कहते हैं एल्यूमिनियम don't react with dilute H2SO4 but react with concentrated H2SO4 and get oxidized to evolve sulfur dioxide गैस फ्रॉम इट। खुद ऑक्सीडाइज हो जाती है लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड उसमें से निकलवा देती है। ठीक है, मतलब यहां पे देखिएगा एल्यूमिनियम प्लस H2SO4 gives you एल्यूमिनियम सल्फेट। अब एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 3 और सल्फेट की होती है 2, तो इसलिए यहाँ पे याद रखो इसके अपना क्या नाम से बोलते हैं, एल्यूमिनियम के साथ आ जाएगा 2 और SO4 के साथ क्या आ जाएगा? इधर -2 से इधर 2 आ गया और SO4 के साथ क्या आएगा? 3। ठीक है, साथ में क्या निकली? सल्फर डाइऑक्साइड और साथ में वाटर निकला। ठीक है, हॉट कंसंट्रेटेड तो सबके साथ आ रहा है, तो ये आ गया 2 6, ये आ गया 2 3 है, 3 और 3 6, 3 और 6। यस, ठीक है। ये एल्यूमिनियम 2 है ना, तो इधर 2 लगाए हैं, तो फिर सल्फर है वो 3 और 3 6, इधर भी 6 कर दिया, इसके साथ हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या बनी है? सल्फर डाइऑक्साइड बनी। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे बनी है किस फॉर्म में? यहाँ पे हमने हीट, और ये क्या था? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड था। डाइल्यूट के साथ ये रिएक्शन नहीं देती, डाइल्यूट के साथ ये रिएक्शन ही नहीं देती। ठीक हो गया। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है विद नाइट्रिक एसिड। तीसरा है
विद HNO3 नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड का एक कमाल है, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट नहीं करता। जौन सी मर्जी इसकी कंसंट्रेशन ले लें, इसने एल्यूमिनियम के साथ कोई रिएक्शन ही नहीं देना। इसका मतलब है ये जो नाइट्रिक एसिड है ये तो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, तो ये एल्यूमिनियम को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। तो जब एल्यूमिनियम को रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा तो हम लोग क्या कहते हैं, कि एल्यूमिनियम को स्टोर ही किसमें करो, नाइट्रिक एसिड को स्टोर ही किसमें करो, एल्यूमिनियम में करो। सही है, तो ये हमारा इसका एम है। तो वो एम सुनिएगा, नाइट्रिक या ऐसे कह लें एल्यूमिनियम don't react with HNO3 in any of its concentration or temperature। जो मर्जी टेम्परेचर लगा लें और जो मर्जी कंसंट्रेशन ले लें, एल्यूमिनियम ने इसके साथ कोई लिफ्ट शो नहीं करनी। ठीक है, तो हम लोग कहते होते हैं क्या एक स्टेटमेंट बोलते हैं, द एसिड इज सेड टू बी रेंडर्ड बाय एल्यूमिनियम। द एसिड इज सेड टू बी रेंडर्ड बाय, या पैसिव सेड टू बी रेंडर्ड कह लें, या फिर आप उसे क्या कह लें, पैसिव कह लें। ठीक है, एल्यूमिनियम क्या है जी, पैसिव करती। मतलब कहने का, अब मतलब क्या कहने का है, यहां पे एल्यूमिनियम को हमने वो रोल अदा किया है इसने, एल्यूमिनियम ने, कि इसने उसे क्या बना दिया है, लेस रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव। तो हम कहते हैं एसिड इसके साथ रिएक्शन नहीं करते। एसिड को एक तो होता है ना एक्टिव, एक होता है पैसिव। इसने पीछे फेंक दिया, रिएक्शन करने से दफा कर दिया, दूर कर दिया। सही है। तीसरी बात, ड्यू टू नॉन रिएक्टिव विद HNO3, नाइट्रिक एसिड is frequently stored and transferred in एल्यूमिनियम कंटेनर। ठीक है, एल्यूमिनियम के कंटेनर में नाइट्रिक एसिड को हम ट्रांसफर भी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और स्टोर भी करते हैं। ट्रांसफर और स्टोर करने का मतलब सुन लें, क्यों हम करते हैं। आप अगर आपको पता है कि हम लोगों ने जो एल्यूमिनियम है उसको अगर HCl में डालते हैं वो रिएक्ट कर जाता है, नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं कर जाता है, लेकिन जो नाइट्रिक एसिड उसके साथ नहीं करता। और नाइट्रिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आसानी से ग्लास वगैरह में जो है ना वो स्टोर नहीं होता। तो फिर इसको स्टोर करने के लिए हमने किसको पकड़ा हुआ है, एल्यूमिनियम को पकड़ा हुआ है। सही हो गया, ये थी हमारे पास थर्ड वन। एंड लास्ट वन प्रॉपर्टी इज विद अल्कीज। ठीक है, क्योंकि एसिड के साथ रिएक्शन किया है तो अल्कीज के साथ भी करेगा। विद अल्कीज कह लो या फिर विद बेसिस कह लो, विद अल्कली कह लो या विद क्या कह लो, बेसिस कह लो। ठीक है, सेम आंसर होगा, एल्यूमिनियम react with alkenes
टू गिव soluble aluminates with the इवॉल्वमेंट या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी कि साथ में हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होनी है। ये तो डैम श्योर है ना, सही है। देखो एल्यूमिनियम प्लस NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर की मौजूदगी में ये रिएक्ट करेगा, ये बनाएगा सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनेट से हम लोग कह रहे हैं ना, सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या निकालेगा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा। साथ में क्या निकालेगा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा। तो यहाँ पे लगा दो 2, यहाँ पे लगा दो 2, यहाँ पे लगा दो 6 और यहाँ पे लगा दो 2, तो ये बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये अल्कलीज के साथ भी रिएक्ट करता है और एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करता है। उधर से भी इसने हाइड्रोजन निकाली है, इधर से भी क्या निकाली है, हाइड्रोजन ही निकाली है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये अल्कलीज के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहा है, साथ में साल्ट बनेगा। ये सिंपल सा कॉम्प्लेक्स साल्ट है। ठीक है, तो ये थे रिएक्शंस ऑफ एल्यूमिनियम। अब थोड़े से यूजेस हैं जो मैं साथ साथ पढ़ के उसके जो है ना वो इजी फॉर्म बताऊंगा, तो इसके यूजेस भी देख लेने। आपने पहला लिखा हुआ है एल्यूमिनियम इज वेरी लाइट मेटल, हल्की है, लाइट इन वेट है। ठीक है, नियरली 3 टाइम लेस डेंस देन आयरन, आयरन से कितने गुना कम, 3 टाइम्स। इसका मतलब 1 केजी अपना 3 केजी आयरन के बराबर में इसका 1 होगा। मैस सेम है, वॉल्यूम सेम है, हर चीज सेम है, लेकिन इसका मैस इससे बहुत कम है। बट पोजेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि ये नहीं है कि उसकी जो डेंसिटी है वो कम है या स्ट्रेंथ कम है, नो, टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी उतनी की उतनी ही होती है। प्रॉपर्टीज अकाउंट्स फॉर द एक्सटेंसिव यूज इन ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट, शिप्स और कार्स। जैसे मैंने कहा कि कार की बॉडी बनानी है, लोहे के बजाय एल्यूमिनियम की बनाओ, क्यों, वो लाइट इन वेट भी होगी, ठीक है ना, हल्का होगा वजन उसका। और दूसरा क्या नाम से बोलते हैं, शिप्स वगैरह, एरोप्लेन्स वगैरह, हवाई जहाज तो पहले ही लाइटिंग वेट बनाने होते हैं, तो इसीलिए लोहे की बजाय कोई इतना हमने 1000 मन लोहा लगा दे, उसके बाद जहाज उड़ ना सके, दरमियान में हवा में जाने के बजाय नीचे ही लैंड करते हैं, तो इसीलिए एल्यूमिनियम का बनाते हैं हम लोग। फिर इट इज एन एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर है तो इसलिए हम लोग वायर्स वगैरह भी इससे बनाएंगे। Thus it is used to heat exchange in chemical, oil and in other industry. Heavy duty electrical cables are made of aluminium. Steel के aluminium metal, ये जो बाहर जो तारें लगी होती हैं जो आपके खंभे के साथ लटक रही होती हैं और करंट ट्रांसफर कर रही होती हैं, या एल्यूमिनियम की होती हैं या सिल्वर की होती हैं, सही है ना, ताकि वो हैवी ड्यूटी जो वायर्स होती हैं उसमें से करंट आसानी से गुजर सके। लोहे वगैरह की होंगी तो वो तो मेल्ट भी हो जाता है और मसले मसाइल उसके काफी ज्यादा हैं। एल्यूमिनियम इज एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर ऑफ रेडिएंट एनर्जी। रिफ्लेक्टर का मतलब है कि जब कोई एनर्जी यानी कि सूरज से आने वाली शुआएं हैं इसके ऊपर पड़ेंगी, ये इसे रिफ्लेक्ट कर देगी, वापस एब्जॉर्ब नहीं करेगी, ठीक है। फॉर दिस रीजन इट इज कॉमनली यूज्ड टू इंसुलेट बिल्डिंग्स। एल्यूमिनियम फॉयल इज आल्सो यूज्ड इन टू जैम रडार, ठीक है। इसका मतलब है वो जहाज जो रडार में नहीं आता, वो मिसाइल जो रडार में नहीं आता, इसका मतलब उसके साइडें किसके बनी होगी, एल्यूमिनियम से, वो रिफ्लेक्ट करेगी। वो रेडिएशन जो रिफ्लेक्ट होकर इधर से इधर ट्रांसफर हो जाएंगी, बजाय रिफ्लेक्ट होकर वापस रडार में जाए, डिटेक्ट हो, डिटेक्शन शो नहीं होगी। ऐसे ही आप देखें जो मिल्क कंटेनर्स होते हैं, दूध ट्रांसफर करने वाले कंटेनर होते हैं, वो ऐसे चमकीले टाइप होते हैं व्हाइट किस्म के, वो भी किससे बने होते हैं, एल्यूमिनियम से। धूप आती है, धूप वापस चली जाती है, धूप की एनर्जी आगे ट्रांसफर नहीं होती। फिर ऑयल कंटेनर्स होते हैं जो फ्यूल एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, पीएसओ फ्यूल, फलाना फ्यूल, टमकाना फ्यूल, ये जो अंदर ऑयल होता है बाहर की हीट उसे असर नहीं करती, कम कर, बहुत लेस, इसलिए क्योंकि ये जो रेडिएशन आ रही है उसे रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। इट इज नॉन मैग्नेटिक एंड दस यूज्ड इन नेविगेशन इक्विपमेंट्स। नॉन मैग्नेटिक के ऊपर मैग्नेट का कोई इफेक्ट नहीं, नेविगेशन या डिटेक्शन के लिए, सारी सर्चिंग के लिए जो मटेरियल यूज होते हैं उसमें यूज होता है। It is a good reducing agent and can thus be used for the purpose in chemical and steel industry. Reducing agent है, स्टील इंडस्ट्री मैंने बताया था, आयरन में से वो बबल्स रिमूव करने के लिए वगैरह वगैरह, पेस्मराइजेशन प्रोसेस, थर्माइट प्रोसेस, उसमें ये इस्तेमाल होता ही होता है।
It is non-toxic and can be used for making food and brewing equipments in packaging. ठीक है, ये नॉन टॉक्सिक है, यानी कि एल्यूमिनियम अगर हम खा भी लें तो हमारे पर इतना असर नहीं होगा, इसलिए पैकेजिंग मटेरियल जो डब्बे होते हैं खुराक स्टोर करने वाले वो एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं, इसलिए उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एल्यूमिनियम readily form alloy with other metals like copper, magnesium, nickel and zinc, तभी तो ये स्टील वगैरह इस तरह alloy बना लेता है, यानी कि alloy formation is another property of aluminium. At home aluminium is found in the form of cooking utensils, window frame and kitchen foil वगैरह। ये जो मतलब के विंडो फ्रेम और ये सारे इस तरह करके जो है ना वो पैन्स वगैरह वो एल्यूमिनियम के आपको मिलेंगे। एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग पेट्रोल एंड मिल्क स्टोरेज टैंक्स, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट हीट एंड प्रिवेंट देम ऑफ बीइंग ओवरहीटेड इन द सन, के सूरज के अंदर उनको ज्यादा हीट ना मिल जाए, उससे बचने के लिए हम लोग वो एल्यूमिनियम का कंटेनर इस्तेमाल करते हैं। तो ये था हमारे पास ग्रुप नंबर 3 का आखिरी एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट एल्यूमिनियम। सही है, जो बोरॉन के बाद हमने पढ़ा तो उसकी हमने अक्रस पढ़ी, उसके हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी, देन उसके कंपाउंड्स पढ़े, अब उसकी प्रॉपर्टीज के बाद यूजेस पढ़ के सेंड कर दिए। ठीक है, यहां तक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।